सो गुड डे स्टूडेंट्स। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक रिवीजन लेक्चर यहाँ पर अरेंज किया है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे P2 सेक्शन का ये फर्स्ट सेशन है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। यहीं से हमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो बड़ा सेक्शन है हमारे P2 का वो स्टार्ट करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे आपको पता होगा, द स्टडी ऑफ चार्ज विच इज एट रेस्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो स्टडी है वो अलग अलग फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके लेक्चर्स हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले देखिएगा। सबसे पहले चार्ज एंड कूलम्स लॉ, इसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। नेक्स्ट रहेगा गॉसेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। उसके बाद फोर्थ वाला बिट रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। एंड इलेक्ट्रिक डायपोल। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा डाइलेक्ट्रिक्स एंड कैपेसिटर्स। तो ऐसा ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। अब पूरे इस सेक्शन पर देखिएगा, कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक्स पर एक क्वेश्चन तो डिफरेंटली पूछा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर डिपेंड ऑन कंडीशन कभी एक या फिर दो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा नियर बाय 2 to 3 क्वेश्चंस का सेशन इसके लिए अलॉटेड होता है रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक। बड़ा सेशन ये, और ये सेशन अगर आप कर लोगे तो अगला सेक्शन आपको फ्री में मिलने वाला है, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो वो थोड़ा इजी है एज कंपेयर टू दिस। अगर ये अच्छे से आ जाएगा आपको तो वो आपको इजीली कैप्चर करते आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम एक एक करके। अब सबसे पहले देखिएगा बच्चों, चार्ज एंड कूलम्स लॉ, इससे रिलेटेड हमें स्टडी करना है। तो चार्ज आपको पता है, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट इज कॉल्ड एज चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज का एक रफ डिफिनेशन ये, जब कभी भी किसी बॉडी पर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है ना, तो वो बॉडी आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसी को हम चार्ज कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को। तो इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड अब बच्चों देखिएगा छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको पता होंगे। तो ये सबसे पहले डिफिनेशन मैंने आपको बताया, उसके बाद इसके कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपको पता होगा इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंडेंट रहता है। ओके, और इसके बाद इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव एंड निगेटिव इसके नेचर इंडिकेट करते हैं, इसका वैल्यू नहीं। समझ में आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज जब प्रोड्यूस हो जाता है ना किसी बॉडी पर, आपको पता होगा पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, और निगेटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। आपको पता होगा कोई भी न्यूट्रल बॉडी जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, so it acquires positive charge, and whenever neutral body gains the additional electron it acquires negative charge. Okay, तो ऐसा ये चार्जिंग का प्रोसेस रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। एक बॉडी से चार्ज हम दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, सो चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट रहेगा एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज हमेशा एसोसिएटेड होगा मास के साथ। अगर किसी बॉडी को मास है ना, तभी उसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस होता है। मासलेस थिंग पर कभी चार्ज प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता है। ओके, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। समझ में आ रहा है? तो ये बिट अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट बिट रहेगा चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। किसी आइसोलेटेड सिस्टम का अगर हम चार्ज मेजर करते हैं तो हमेशा कांस्टेंट आता है, वो कम भी नहीं होता है और ज्यादा भी नहीं होता है। ओके, सो चार्ज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन का प्रिंसिपल फॉलो करता है, सो चार्ज इज कंजर्व। इसके बाद नेक्स्ट है चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज वेरी नहीं होता है बच्चों वक्त के साथ और टाइम के साथ, चार्ज हमेशा कांस्टेंट रह जाता है। ओके, वेरिएंट क्वांटिटी कौन से हैं? लेंथ, मास एंड टाइम। याद रखना हमारे सिलेबस में जो लेंथ, मास, टाइम है ये वेरिएंट है। मतलब कोई अगर ऑब्जेक्ट स्पीड में आ जाता है तो उसका लेंथ चेंज होगा, मास चेंज होगा, टाइम चेंज होगा। ओके, मतलब स्पीड अगर इंक्रीज होता है तो मास ऑब्जेक्ट का इंक्रीज हो जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम हायर वेलोसिटीज में लाते हैं तो उसका लेंथ डिक्रीज होगा, और अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम हायर वेलोसिटीज में लाते हैं तो टाइम भी इंक्रीज होगा। तो ऐसा ये प्रोपोर्शनलिटी रहेगा। ओके, तो ये तीनों जो क्वांटिटी है लेंथ, मास, टाइम, ये वेरिएंट है, और इनका वेरिएशन वेलोसिटी के साथ कैसा होता है ये मैंने यहाँ पर दिया है। लेकिन चार्ज एज इट इज रहेगा रेस्ट में भी और मोशन में भी। ओके, सो दैट्स व्हाई चार्ज इज अ इनवेरिएंट क्वांटिटी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है। इसमें इसके ऊपर सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, सिवाय एक लास्ट प्रॉपर्टी के जिसका नाम है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखिएगा, चार्ज किसी भी बॉडी पर जो होता है ना वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के। ओके, किसी भी बॉडी पर जब चार्ज प्रोड्यूस होता है ना वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के। इसका मतलब ये है कि चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एक तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन कभी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में 2.5 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन ऐसा कभी ट्रांसफर नहीं हो सकता है। चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ओके, तो ऐसा ये बीट रहेगा। इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है, और बेसिक लेवल पर आपको सबसे पहला न्यूमेरिकल का टाइप इसका यही रहेगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर आपको क्वेश्चन आ सकता है। ओके, जो हम लेने भी वाले हैं, उसके पहले याद रखना किसी भी बॉडी पर एग्जिस्ट होने वाला सबसे कम चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। लेकिन अभी जो न्यू रिसर्च सामने आया है उसके हिसाब से किसी भी बॉडी पर इससे छोटा भी चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, जिसको हम क्वार्क्स कहते हैं। ओके, क्वार्क्स इज मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से भी इसका मैग्नीट्यूड कम होता है। तो अभी तक 6 तरीके के क्वार्क्स एग्जिस्ट हो चुके हैं, जो मतलब इलेक्ट्रॉन से या फिर प्रोटॉन से भी कम चार्ज उनके ऊपर एग्जिस्ट होता है, लेकिन इनका फ्री एग्जिस्टेंस का अभी कुछ भी एविडेंस मिला नहीं है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को ही हम सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन मैटर, स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ मैटर कहा जाता है। लेकिन इस क्वार्क्स के ऊपर याद रखना 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। दो जो अभी मतलब मोस्ट पॉपुलर जो क्वार्क्स है वो है अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। तो अप क्वार्क का वैल्यू रहता है 2e/3 और डाउन क्वार्क का रहेगा -e/3। इज इट ओके? तो ऐसे ये दो मतलब तो ऐसे ये 2 क्वार्क्स रहने वाले हैं। तो इस क्वार्क के कंसेप्ट को अच्छे से याद रखिएगा। तो अगर मुझे प्रोटॉन बनाना हो ना, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन, तो इसके लिए कितने क्वार्क्स लगेंगे आप देखिएगा। एक प्रोटॉन पर आपको पता है +e चार्ज होता है, तो इसके लिए 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क लगता है। इज इट ओके? 2 अप क्वार्क अगर हम लेते हैं तो 2 इंटू 2e/3 आने वाला है, और ये 4e/3 आएगा, और इसमें से एक डाउन क्वार्क अगर ऐड करते हैं हम तो -e/3 चार्ज चला जाएगा। तो 4e में से एक ही चला गया तो 3e/3 मतलब ही e बचने वाला है। सो 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क मेक्स 1 प्रोटॉन। एंड सिमिलरली न्यूट्रॉन अगर फॉर्म करना है हमें तो 2 डाउन क्वार्क लगते हैं और 1 अप क्वार्क लगने वाला है। इज इट ओके? तो करके देखिएगा, फिर आपको न्यूट्रल थिंग ऑब्टेन होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन जैसे आपको पता है न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो वैसा ही बीट रहेगा। इज इट ओके? तो ऐसे क्वार्क का कंसेप्ट रहेगा। आई होप आप सभी को यह अच्छे से क्लियर हो गया होगा। याद रखना, इतना ही याद रखना है आपको। ओके, चार्ज के बारे में कोई भी एग्जाम में अगर चार्ज के ऊपर क्वेश्चन आता है तो इतने बीट्स पर आपको आ सकता है, इसके अलावा कोई भी बीट पर नहीं आएगा। अब देखिएगा बच्चों, इसके बाद ठीक है, चार्ज के यूनिट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यूनिट्स ऑफ चार्ज आपको पता होगा, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम है। इसका एक छोटा यूनिट है स्टैट कूलम, जिसको सीजीएस यूनिट भी कह सकते हैं हम। तो इसका वैल्यू रहता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। ओके, और अनदर एक यूनिट इसका 10 कूलम इज इक्विवेलेंट टू 1 एब्सोल्यूट कूलम। ओके, तो एब्सोल्यूट कूलम भी अनदर एक यूनिट है। उसके बाद 1 फैराडे एक अनदर चार्ज का यूनिट है।
इसके लिए हमें Na इंटू ई, ये फैक्टर से हमें ये ऑब्टेन होता है। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर रहेगा, इसका वैल्यू आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ओके, और उसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो एक मोल के अंदर कितना चार्ज है इसका वैल्यू मतलब ये 1 फैराडे रहेगा। ओके, और इसका वैल्यू आता है 96500 कूलम्स। इज इट ओके? तो ये सभी चार्ज के यूनिट्स याद रखना, इसके अलावा कोई भी यूनिट के साथ आपको डील करने का काम नहीं गिरने वाला है। इज इट ओके? तो ऐसे ही बीट रहेगा। इसके बाद मेथड ऑफ चार्जिंग है, उसके ऊपर भी एक फैक्टर पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो दोनों न्यूमेरिकल हम एक साथ लेते हैं, क्वांटाइजेशन पर भी और वो जो बीट मैंने बोला है आपको मेथड ऑफ चार्जिंग का, उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी भी न्यूट्रल बॉडी को अगर हमें चार्ज करना हो तो 3 मेथड्स हमें प्रिफेयर करने पड़ते हैं। सो मेथड ऑफ चार्जिंग के लिए क्या बीट रहेगा आप देखिएगा। सबसे पहला मेथड रहता है फ्रिक्शन। जब कभी भी एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर हम रब करते हैं, तो एट द टाइम जिस बॉडी से हम रब करते हैं उस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं ऐसे बॉडी पर जिसके ऊपर हम रब कर रहे हैं, जनरली बोल रहा हूं। ओके, और इस वजह से अनचार्ज बॉडी भी चार्ज हो जाता है। फ्रिक्शन में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होता है। ओके, एक जैसे ग्लास रॉड को अगर सिल्क के ऊपर रब करते हैं हम, सो ग्लास रॉड जितना पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा एग्जैक्टली उतना ही निगेटिव चार्ज सिल्क एक्वायर करता है। तो ऐसा ही फ्रिक्शन रहेगा। आई होप आप सभी को ये बीट क्लियर होगा। जो हमारा थंडर मतलब जो लाइटनिंग होता है हमारा, वो भी इसी फ्रिक्शन के प्रोसेस की वजह से क्लाउड्स के अलग अलग डेंसिटी के क्लाउड्स एक दूसरे के ऊपर रफ होकर लाइटनिंग स्ट्राइक होता है। इसके बाद फ्रिक्शन के बाद नेक्स्ट बीट है इंडक्शन लेते हैं हम। कंडक्शन है पहले, उसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। सो फ्रिक्शन के बाद कंडक्शन लेते हैं हम। कोई भी एक चार्ज बॉडी हमें क्या करना है, आप देखिएगा अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाना है। इज इट ओके? तो अगर ये दो बॉडीज का साइज अगर सेम रहा ना, तो इक्वल चार्ज दोनों के ऊपर रह जाता है। इसके ऊपर भी मतलब अगर सपोज इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन्स का डिफिशियंसी है, इसी वजह से इसके ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज मैंने शो किए हैं। तो आफ्टर कनेक्शन अगर दोनों का भी साइज सेम रहा ना, तो आफ्टर कनेक्शन आप ऑब्जर्व कर पाओगे कुछ ऐसा पिक्चर होगा। इज इट ओके? दोनों क्या करेंगे, सेम चार्ज एक्वायर करेंगे। इज इट ओके? आधा आधा बांट लेंगे अगर उनका साइज सेम रहा तो। अगर एक का साइज ज्यादा है और दूसरे का साइज कम है, सपोज एक का रेडियस R1 है दूसरे का R2 है, तो फिर ये पहले बॉडी पर जो चार्ज आएगा आफ्टर कनेक्शन Q1 और दूसरे बॉडी पर जो Q2 आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके रेडियस के साथ। मतलब जिसका साइज ज्यादा होगा वो ज्यादा चार्ज एक्वायर करेगा, ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा अपने अंदर, और जिस बॉडी पर चार्ज कम होगा वो कम चार्ज स्टोर करेगा अपने अंदर। इज इट ओके? तो ऐसा ही बीट रहेगा। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि चार्ज आफ्टर द कंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर और रेडियस ऑफ द पार्टिकल। तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसके ऊपर चार्ज भी ज्यादा रहेगा। तो इसके साथ हम प्रोपोर्शनलिटी निकाल सकते हैं, Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू R1 बाय R2। तो इस वजह से आपको ये सॉल्व करना है, लेकिन ऐसे कंडीशन में मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला बना के दिया है। ओके, आई होप आप सभी को लर्न होगा। ऐसे कंडीशन में अगर क्वेश्चन आता है तो पहले सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना। इज इट ओके? और जिस बॉडी पर चार्ज निकालना है उसका रेडियस ऊपर रहेगा और टोटल रेडियस डिवाइडेड रहेगा उस क्यू सिस्टम के साथ। मतलब मुझे अगर Q1 पर चार्ज निकालना है, Q1 चार्ज निकालना है आफ्टर कनेक्शन, ओके, तो Q1 का जो रेडियस रहेगा वो R1 रहेगा और डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 करना है। इज इट ओके? और इनटू क्यू सिस्टम के साथ इसे मल्टीप्लाई करना है। इज इट ओके? क्यू सिस्टम मतलब टोटल चार्ज, पहले जो चार्ज था बिफोर कनेक्शन Q1 प्लस Q2, वो अगर हम करेंगे तो क्यू सिस्टम मिल जाएगा, दैट इज Q1 प्लस Q2। तो इन दोनों भी फैक्टर्स पर हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। ओके, इतना बिट सभी को समझ में आ गया? कंफर्म करो मुझे चैट बॉक्स में, दिस बिट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो अब इसी फैक्टर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स है जिसके लिए मैं अलग स्लाइड आपको ओपन करके दिखाता हूं। ठीक है, स्क्रीन नजर आ रहा है? स्क्रीन नजर आ रहा है सभी को?
ठीक है, तो देखिएगा अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है। अब देखो बच्चों, ये क्रैश कोर्स का लेक्चर, इसमें मैं ऐसे ही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो जनरली हार्ड है, और वो अगर क्वेश्चन करोगे तो उसके नीचे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी के सभी आपको आ जाएंगे। इज इट ओके? तो इस वजह से क्वेश्चन का नंबर लिमिटेड रहेगा, लेकिन कंसेप्ट पूरे जो वैरायटी रहेगा क्वेश्चंस का वो सब मैं कवर करने वाला हूँ इन लेक्चर्स में। इज इट ओके? तो देखिएगा, दिया है क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंडेंट है। A cup contain 250 gram of water. If the number of positive charge present in the cup of water, तो उस कप ऑफ वाटर में कितने पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है ये हमें निकालना है। इज इट ओके? वाटर का कप है, तो सबसे पहले 250 ग्राम ऑफ वाटर है, तो इसमें इसमें हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स, तो देखिएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या आने वाला है, मास ऑफ वाटर दैट इज 250 ग्राम ऑफ वाटर है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना आएगा 18। तो ये फैक्टर जो होगा बच्चों ये आपको दे देगा नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो अब एक मोल ऑफ वाटर में ये जो नंबर ऑफ मोल्स रहेगा इसको हम स्मॉल एन से इंडिकेट करेंगे, तो ये स्मॉल एन आपको 250 बाई 18 से मिल जाएगा। तो हमें टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज निकालना है। ओके, सो पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू, आप देखिएगा सो टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू, अब देखिएगा एक मोल ऑफ वाटर में कितने पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहने वाले बताओ। एक वाटर का मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता है H2O होता है, तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, तो यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 प्रोटॉन हाइड्रोजन के, प्लस ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन्स रहेंगे बताओ। जनरल कंडीशन में आपको पता होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, जो एटॉमिक नंबर के साथ इक्वल आने वाला है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 8 रहेगा, राइट है? तो सॉरी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 रहेगा और हाइड्रोजन का 1 रहेगा। इस वजह से 2 हाइड्रोजन, इस वजह से 2 प्रोटॉन उनके, और ऑक्सीजन के 8 प्रोटॉन्स, तो ऐसे मिलाकर 10 प्रोटॉन बनने वाले बच्चों। इज इट ओके? तो इस वजह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में एक मोल में 10 प्रोटॉन है, तो एन मोल्स में कितने प्रोटॉन रहेंगे, एन इंटू 10 करना पड़ेगा हमें। इज इट ओके? और हर एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है बच्चों आपको पता होगा, और नंबर ऑफ मोल जो होता है इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मोल्स में बाय यूजिंग 6.023 इंटू 10⁻23। तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर वो आ जाने वाला है। तो ये जो फैक्टर रहेगा पूरा जो आपको नजर आ रहा है, इससे आपको क्या मिलने वाला है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिलने वाले हैं। लेकिन एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज रहता है, 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये फैक्टर फिर आपको पूरा आंसर देने वाला है। इज इट ओके? अब मैं इसमें n हटाकर उसकी जगह 250 बाई 18 पुट कर देता हूं, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है नंबर ऑफ मोल्स। तो अभी देखो इसको 6 कंसिडर करो, 6 3 जा 18। अब देखिएगा 250 इंटू 10 इंटू 1.6 इतना ही बचने वाला है ऊपर। तो देखिएगा अब ये 10 अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 1.6 के साथ तो ये 16 बन जाएगा। तो 16 इंटू 250 ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 3 बचने वाला है सिर्फ, और पावर देखिएगा ऊपर कितना आएगा 23 माइनस 19। तो अगर हम करते हैं 23 में से अगर 19 चला गया तो कितना बचने वाला है, 4 बचने वाला है। इज इट ओके? तो इसी के आगे का स्टेप क्या आएगा फिर देखिएगा 250 इंटू 16, ओके, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻+4 रहेगा, क्योंकि +23 माइनस 19 +4 बचेगा। अब देखिएगा 16 इंटू 25 अगर हम करते हैं तो 16 5 जा 80, 16 2 जा 32 + 8 400। लेकिन ये 250 को मल्टीप्लाई किया इस वजह से 4000/3 इंटू 10⁻4 आएगा। तो 4/3 करेंगे तो 1.33 आता है, और ये 3 जीरोज इसके 3 पावर को रेज करेंगे, इस वजह से फाइनल आंसर आएगा 1.33 इंटू 10⁻7 कूलम। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इज इट ओके? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? कंफर्म मी। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिखा है आपने तो, बाद में लिखते बैठिएगा।
ओके, तो अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा जो कंडक्शन मेथड पर डिपेंडेंट है। फाइंड द चार्ज ऑन ए एंड बी आफ्टर द कनेक्शन। फाइंड द चार्ज ऑन ए एंड बी आफ्टर द कनेक्शन। बताओ कितना आएगा। सिंपल क्वेश्चन ये मेथड ऑफ कंडक्शन पर। बताओ कितना आएगा आंसर। जो अभी मैंने शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला बताया उसे यूज करो। क्यू सिस्टम पहले फाइंड आउट करो, उसके बाद ए पर चार्ज निकालो और उसके बाद बी पर। बताओ कितना आंसर आता है। इनका मैंने रेडियस नहीं दिया है क्या, ठीक है, एक ही मिनट। पहले का रेडियस आर है और 1 मिनट रुको। एक का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, दूसरे का 30 सेंटीमीटर है। तो आप करो सॉल्व, अब आ जाएगा आंसर। फाइंड द चार्ज ऑन ए एंड बी आफ्टर द कनेक्शन। ठीक है, क्यू ए का वैल्यू 10 कूलम्ब राइट है, क्यू बी का ठीक है राइट है। तो देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले क्यू सिस्टम निकालना पड़ता है। बिफोर कनेक्शन जो चार्ज है ए और बी पर, उन दोनों का एडिशन करना। तो 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा वो 40 कूलम। इज इट ओके। तो बिफोर कनेक्शन क्यू सिस्टम का चार्ज 40 कूलम है। ओके, और आफ्टर द कनेक्शन ए पर चार्ज निकालना है हमें। ओके, तो ए पर अगर चार्ज निकालना है तो आपको पता होगा फॉर्मूला है शॉर्ट ट्रिक, क्यू सिस्टम इंटू आर ए अपॉन आर ए प्लस आर बी, ये रहेगा। और क्यू सिस्टम का वैल्यू 40 रहेगा, आर ए का वैल्यू आपको पता होगा रेडियस ऑफ ए 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 30 रहेगा। तो कितना आने वाला है फिर देखिएगा 40 इंटू 10 बाय 40, 40 गेट कैंसिल, फाइनल आंसर आएगा 10 कूलम। तो ये ए पर चार्ज होगा और आपको पता होगा सिस्टम का चार्ज तो एज इट इज रहता है। तो क्यू ए प्लस क्यू बी, या फिर क्यू बी का आप शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला भी यूज करके निकाल सकते हो, आंसर वही आएगा। तो क्यू ए प्लस क्यू बी, सिस्टम का चार्ज तो चेंज नहीं होता है, सिर्फ वो इधर का उधर चला जाता है। तो इस वजह से क्यू ए प्लस क्यू बी 40 रहेगा। क्यू बी का वैल्यू निकालना है, तो क्यू ए का वैल्यू ऑलरेडी निकाला है 10, तो ये आएगा फिर क्यू बी इज इक्वल टू 40 माइनस 10, मतलब ये आने वाला है 30 कूलम। इज इट ओके। तो क्यू ए पर आफ्टर कनेक्शन 10 कूलम चार्ज होगा और क्यू बी पर 30 कूलम। इज इट ओके। तो ये मेथड ऑफ कंडक्शन पर दिया हुआ एक क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ दिक्कत इसमें? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? तो अभी तक देखिएगा दो ही बीट पर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, एक रहेगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और दूसरा रहेगा कंडक्शन। मेथड ऑफ कंडक्शन पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन दोनों भी बीट्स पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको किसी बीट में डाउट है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। इज इट ओके। तो ऐसे फर्स्ट लेवल में आपको ऐसे क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पर पूछे जाएंगे। इज इट ओके। अभी देखिएगा इसके बाद एक लास्ट मेथड है, मेथड ऑफ मेथड ऑफ इंडक्शन। जैसे कंडक्शन, फ्रिक्शन, ये दो मेथड है किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने के, लाइक दैट। और एक मेथड है जिसका नाम है मेथड ऑफ इंडक्शन। तो इंडक्शन में क्या किया जाता है बच्चों, देखिएगा कोई भी एक चार्ज बॉडी जो होता है ना, वो अनचार्ज बॉडी के करीब लाया जाता है। तो अनचार्ज बॉडी के अंदर होता क्या है, आप देखिएगा अनचार्ज बॉडी मतलब इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन वो इक्वल नंबर में होता है, एक्सेस कोई भी चार्ज नहीं होता है। इस वजह से इस Q2 बॉडी जो है, इसके अंदर के जितने भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी की ओर अट्रैक्ट होने वाले। इस क्वांटाइजेशन में याद रखिएगा, बॉडी को अगर हमें नेगेटिव चार्ज लेना है ना, तो दूसरे बॉडी का पॉजिटिव चार्ज लेना पड़ता है। बॉडी को अगर हम पॉजिटिव चार्ज करवाना चाहते हैं ना, ओके, तो उसके ऊपर दूसरा बॉडी हमें
निगेटिव चार्ज लेना पड़ेगा, उल्टा लेना पड़ता है। इज इट ओके? तो अब देखिएगा इस बॉडी का जितना भी निगेटिव चार्ज है Q2 बॉडी का, ये सब Q1 की ओर अट्रैक्ट होने वाला है, वहां पर जाएगा नहीं, इस वजह से वो सेपरेट होने वाला है। ये बॉडी अभी भी इस कंडीशन में भी अनचार्ज ही है, सिर्फ इसका चार्ज सेपरेट हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना पड़ता है, इसके बाद यहाँ पर इस बॉडी का जो अदर एंड है वो ग्राउंड करना पड़ता है कुछ समय के लिए। जस्ट एक बटन ये चालू करना है और बंद करना है। तो जैसे आप इस बटन को ऑन करते हो तो पूरा का पूरा चार्ज जमीन के अंदर चला जाता है। इज इट ओके? तो पॉजिटिव चार्ज टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन निगेटिव नहीं होता है, क्योंकि वो इंटरलॉक हो जाता है Q1 के साथ। इस वजह से ये Q2 बॉडी का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ग्राउंड के अंदर चला जाता है, और ये बॉडी Q2 अल्टीमेटली निगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाता है। फिर अगर इस बॉडी Q1 का चार्ज जो है, ये बॉडी Q1 जो है, ये अगर आप निकाल भी देते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। ये बॉडी Q2 एज इट इज, इसके ऊपर जो निगेटिव चार्ज है वो वैसे वैसे रहेगा। तो इस वजह से अगर हम अनचार्ज बॉडी को अगर चार्ज करते हैं तो इस मेथड को कहा जाता है नाम इंडक्शन। विदाउट कॉन्टैक्ट हमने क्या किया है, यहाँ पर चार्ज प्रोड्यूस किया है। सो दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ इंडक्शन। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ दिक्कत किसी को समझ में आ गया यहाँ तक? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? तो ये मेथड ऑफ इंडक्शन रहेगा। कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन, these are the methods of charging any neutral body। तो यहाँ पर ये बीट पूरा खत्म हो जाता है हमारा। इसके बाद देखिएगा बच्चों, अब नेक्स्ट है, और इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स भी जो पूछे जाते हैं वो सब मैंने लिए आपके। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट है कूलम्स लॉ। तो इसके ऊपर ही न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। दो ही बीट है, चार्ज एंड कूलम्स लॉ, जिसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी कूलम्स लॉ ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, याद रखिएगा। हमारे जो फंडामेंटल फोर्सेस है उसमें आने वाला फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको डिफाइन करने वाला ये लॉ है। कूलम्स लॉ हमें बता दे कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस। सपोज अगर हम दो चार्जेस लेते हैं, ये पहला चार्ज है Q1 और ये दूसरा चार्ज रहेगा Q2। ओके, और इन दोनों को हम सेपरेट करने वाले हैं R डिस्टेंस से। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन दिस टू चार्जेस इज directly proportional to the product of magnitude of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। Okay, so F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square रहेगा, और F is equal to क्या आने वाला है, K into Q1 Q2 divided by R square। इसी को कहा जाता है कूलम्स लॉ, और इस फोर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, या इधर अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, ये डिपेंड होता है नेचर ऑफ चार्जेस पर। इज इट ओके? तो इस K का जो वैल्यू है वो कितना रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इज इट ओके? ये K का वैल्यू होता है, 4 पाई तो कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट जो है इसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसे कहा जाता है। इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इज इट ओके? तो ये इसका यूनिट रहेगा, याद रखना। इसके यूनिट डायमेंशन पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका डायमेंशन कितना आएगा फिर देखिएगा, कूलम स्क्वायर मतलब क्या रहेगा, A स्क्वायर T स्क्वायर, क्योंकि आपको पता Q इज इक्वल टू IT होता है, तो कूलम स्क्वायर ऊपर रहेगा। न्यूटन मतलब क्या रहेगा, m1 L1 T⁻²। ओके, और मीटर स्क्वायर मतलब L2 रहेगा। तो नीचे L3 बन जाएगा जो ऊपर जाकर L⁻³ बनने वाला है। नीचे m1 है जो ऊपर जाकर m⁻⁻1 बनेगा। T⁻² नीचे ऊपर जाकर T⁻+2, ऊपर ऑलरेडी T⁻2 है, तो इस वजह से T⁻T⁻+4 बनने वाला है, और A स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन। ओके, लेकिन अगर आपको इस K का डायमेंशन पूछा ना तो इसका एग्जैक्टली उल्टा आएगा। क्या आने वाला है फिर, L3, क्योंकि आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब K है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो कूलम्स लॉ में जनरेट होता है। तो अगर K का डायमेंशन पूछा तो सिर्फ ये माइनस की जगह प्लस आएगा, L3 m1 T⁻⁴ A⁻²। इज इट ओके? तो इस वजह से आपको पहचानना है। इज इट ओके? कि आपको याद रखना कि आपको एप्सिलॉन नॉट पूछा है या एप्सिलॉन पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट ओके? किसी को कुछ दिक्कत इसमें यूनिट डायमेंशन में समझ में आ गया? ये यूनिट डायमेंशन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, जेई के भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, नीट के भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बेसिक लेवल में इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
यूनिट डायमेंशंस में। ओके, अब देखिएगा ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो हम ऐसे एज्यूम करें कि दो चार्जेस को हमने वैक्यूम में रखा है, लेकिन हमेशा ऐसा थोड़ी है कि हम वैक्यूम में ही रखेंगे। कभी हम एयर में भी रख सकते हैं, कभी हम वाटर में भी रख सकते हैं, कभी हम दूसरे मीडियम में भी रख सकते हैं। तो अगर मीडियम में अगर हम रखते हैं ना, तो फिर उसमें जो फोर्स होगा, मीडियम में अगर फोर्स निकालना है तो उसे एफएम से इंडिकेट करते हैं हम। उसमें सिर्फ एक ही चेंज आता है फॉर्मूले में, इस के का वैल्यू जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन हमें पुट करना पड़ता है, और इस एप्सिलॉन को कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इज इट ओके? और इसे एप्सिलॉन से इंडिकेट करते हैं। फिर ये एप्सिलॉन मतलब कुछ नहीं रहता, एप्सिलॉन मतलब एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर का प्रोडक्ट रहेगा। इज इट ओके? एप्सिलॉन नॉट तो हमने पहले डिफाइन कर चुके हैं। ओके, इसका वैल्यू भी मैंने आपको बता चुका हूं। और याद रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये जो फैक्टर होता है, इसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹ आता है। ओके, तो कभी न्यूमेरिकल में आपको अगर वैल्यू जल्दी से निकालना हो इसका आंसर, तो ये वैल्यू याद रखना 9 × 10⁻⁹। ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक एक वैल्यू है जो आपको हमेशा याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे इसके। अदरवाइज इसके वैल्यूज बहुत हार्ड है, विदाउट लॉग होते नहीं है। ओके, तो इस वजह से ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जहां पर भी दिखेगा उसकी जगह 9 × 10⁻⁹ पुट कर देना। ओके, और ये एप्सिलॉन आर मतलब क्या होता है? रिलेटिव और स्पेसिफिक परमिटिविटी, या फिर इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। इसका वैल्यू एप्सिलॉन आर का एयर के लिए 1 रहेगा। उसके बाद कंडक्टर अगर रहता है, कंडक्टिंग मीडियम के लिए इसका वैल्यू इनफाइनाइट रहेगा। वाटर के लिए 81 आता है ये। ओके, इसका वैल्यू, सभी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये दो वैल्यूज याद रखो। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इज इट ओके? तो इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेते हैं ओके नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने ये लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सॉरी, दूसरा स्क्रीन मुझे शेयर करना है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, वीडियो कभी भी खत्म होगा।